हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज़ हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में करते हैं। क्लास 12th में भी हम इसका यूज़ करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको देखोगे कि कम से कम जो शुरुआती प्रैक्टिकल्स होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो फर्स्ट जो पार्ट है प्रैक्टिकल का, उसमें आपको लगभग हर एक प्रैक्टिकल में गैल्वेनोमीटर का यूज़ होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर को पूरा स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर? अ गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये हम इसे जस्ट पहला जो टॉपिक था वो यही था कि करंट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो यही गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। ओके, एंड विच टेंड्स टू रोटेट कॉइल एंड प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर वो एंगुलर डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करती है और यही हमारा गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर प्रिंसिपल। नाउ थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। तो देखो इसमें जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिए हुआ है, मैं इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। मेन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर देता हूँ और साथ में मैं इसका एक एनिमेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पर आपको जो ये डायग्राम है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने दो कॉनकेव मैग्नेट यूज़ किए हैं। दिस टू कॉनकेव मैग्नेट। ये एन और एस कैसे हैं? देखो कॉनकेव मैग्नेट, ये देखो कॉनकेव, ये आपको दिख रहा होगा कॉनकेव है। सो दीज आर द टू कॉनकेव मैग्नेट एंड दिस कॉनकेव मैग्नेट्स आर प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये बार बार आपको मैं बताऊंगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सीबीएसई में बहुत पूछते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मैग्नेट्स। तो कॉनकेव मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इस स्पेस में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर उसको हम रैप कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर होता है उसको हम एक स्प्रिंग पर रखते हैं और वो जो स्प्रिंग होता है वो बनता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से। ठीक है, तो ये इसका एक कंस्ट्रक्शन हुआ और इसको मैं आपको अभी एनिमेशन में भी दिखाने वाला हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देख लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंटर भी है। तो ये जब ड्रम रोटेट होगा, मतलब ये सॉफ्ट आयरन जब रोटेट होगा तो जब इस पर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगा और रोटेट होगा तो ये जो पॉइंटर होगा ये यहाँ पर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक पहले थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लें कि इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशूज मैग्नेट। हॉर्सशूज मैग्नेट जो होते हैं वो कॉनकेव होते हैं। द पोल पीसेज आर मेड अ सिलेंड्रिकल एंड अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर इज प्लेस्ड विद इन द कॉइल विदाउट टचिंग इट। ओके, दिस मेक द फील्ड रेडियल। यहाँ पर ये क्या होता है, रेडियल फील्ड डेवलप होता है। तो अब इस रेडियल का यूज़ क्या होता है? इन सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द फील्ड। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था कि इफ द फील्ड इज पैरेलल टू द कॉइल देन द टॉर्क इज मैक्सिमम। सो इट प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। व्हेन द फील्ड इज पैरेलल टू द कॉइल देन इट प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। ओके, so therefore and the deflecting torque always has a maximum value. Okay, so that's why we are using here the radial magnetic field. इसीलिए हम यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पर कॉनकेव मैग्नेट से। कॉनकेव मैग्नेट से, ये आप बिल्कुल इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मैग्नेट। एंड वाई वी आर प्रोड्यूसिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क। ओके, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। अब हम इसका एक एनिमेशन देखते हैं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको वीडियो प्ले करके दे रहा हूँ और समझाऊंगा। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये सबसे पहले तो ये कॉनकेव मैग्नेट दिख रहे हैं आपको, कॉनकेव मैग्नेट। और इन कॉनकेव मैग्नेट्स में जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं,
ये लाइंस कैसी हैं यहाँ पर, ये जो लाइंस है रेडियल है, ठीक है, ये रेडियल है। अब यहाँ पर देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से देखिए डायरेक्शन से यहाँ पर इस तरीके से इसकी हो रही है। फिर यहाँ पर हम ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर कॉइल ले रहे हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और इस इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉपर वायर को हम एक सॉफ्ट आयरन, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर देंगे, वाइंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, वाइंड करेंगे, देखिए। और यहाँ पर हम इसमें इस ऊपर और नीचे जो होते हैं वो स्प्रिंग भी इसमें हम फिट कर देते हैं, नीचे और ऊपर क्या करते हैं, इसमें हम स्प्रिंग फिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जब रेक्टेंगुलर जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा, इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, ठीक है। देखिए ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर था, इसके ऊपर हमने इसको वाइंड किया इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर है, सॉरी मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की जो परमिबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो हाई परमिबिलिटी होती है जिससे कि क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो सॉफ्ट आयरन में से पास होती हैं, ठीक है। तो लाइंस की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी बढ़ा देगा इनसाइड द सॉफ्ट आयरन कोर। जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू द एयर, ओके। इसलिए हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर होंगी, ये जो रेडियल जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी ना, ये हमेशा सॉफ्ट आयरन पर क्या होगी, जो सॉफ्ट आयरन होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पर ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो लाइंस जब परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम टॉर्क को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एनिमेशन है एक बार फिर से आप देख लीजिए, पूरे फ्लो में मैं बता रहा हूँ एनिमेशन आपको। इस एनिमेशन में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ कर ही रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये इसका भी मैं आपको बताने लगा था, ये स्प्रिंग जो होते हैं यहाँ पर, ये स्प्रिंग लगाए जाते हैं। तो ये स्प्रिंग क्यों लगाए जाते हैं, ये स्प्रिंग इसलिए लगाए जाते हैं कि जब जो सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के ऊपर जब टॉर्क लगता है, जब सिलेंडर के ऊपर टॉर्क लगता है तो वो रोटेट होता है, लेकिन उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं। और ये जो स्प्रिंग हम लगाते हैं इसका भी एक यूज़ होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यही यहाँ पर थ्योरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होगा। और ये जो स्प्रिंग होगा इसकी जो टॉरिजिनल कांस्टेंट होना चाहिए बहुत ही लो होना चाहिए, ठीक है। इसका टॉरिजिनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज एक मटेरियल होता है, उससे ये बना होता है, उसके इसका टॉरिजिनल कांस्टेंट बहुत ही लो होता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, और जब इस पर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। व्हेन करंट इज, देखो यहाँ पर एक फिर से बता दूं मैं आपको कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब करंट फ्लो होगा कॉइल में से तो इस पर टॉर्क लगेगा तो ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, ये पॉइंटर यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पॉइंटर जो होगा इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर से वीडियो को, देखो ये देखो ये पॉइंटर आप एज्यूम कर लो कि सिलेंड्रिकल कॉइल है और यहाँ पर ये पॉइंटर लगा। तो इस तरीके से जो पॉइंटर होता है ये डिफ्लेक्शन होता है, और जब करंट हम स्टॉप कर देते हैं तो जो स्प्रिंग होता है, जब हम फ्लो ऑफ करंट को रोक देते हैं तो जो स्प्रिंग होता है वो वापस अपनी इसकी इनिशियल पोजीशन पर इसको लेकर आता है, यहाँ पर इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लेकर आता है। ये काम होता है स्प्रिंग का यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ ही गया होगा, फिर से बता दूं। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशूज मैग्नेट। द पोल पीस आर द मेड ऑफ द cylindrical and soft iron cylindrical core is placed within the coil without touching it, ओके। तो ये आप फिर से एक बार मैं डायग्राम भी बता देता हूँ आपको। अब आप इस डायग्राम को फिर से एक बार देखिए तो आपको वो जो एनिमेशन है उस एनिमेशन से जो कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर ये कॉनकेव मैग्नेट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो है ना इसका टॉप व्यू है। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू है, लेकिन जो एनिमेशन हमने देखा था उसमें 3D में देखा था हमने, ये 2D में है।
ठीक है, इसलिए मैं आपको डायग्राम को मैंने फिर से आपको यहाँ पर रिकॉल करवा दिया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट की। तो देखो होता क्या है कि जब इसमें मैक्सिमम टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, NBIA टॉर्क की वैल्यू होगी। अब ये जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। जब उस पर टॉर्क लगेगा तो जो स्प्रिंग होता है वो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो कॉइल डिफ्लेक्ट अ रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप इन द सस्पेंशन फाइबर, वही स्प्रिंग। इफ़ अल्फा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर वहाँ पर उसमें ट्विस्ट अल्फा हो रहा है तो द रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू जाएगा C अल्फा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का है, ये स्प्रिंग में अप्लाई हो रहा है और ये जो है ना वो कॉइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग का टॉर्क और कॉइल का टॉर्क दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड होगा, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क अप्लाइड होगा। तो ये जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे तो ये दोनों इक्वेशन नंबर, मान लो इसको 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो होगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम I इक्वल टू लिख सकते हैं C अपॉन में NBA अल्फ़ा, I इक्वल टू C अपॉन NBA अल्फ़ा। Here the C is called the टोरिजनल कांस्टेंट। टोरिजनल कांस्टेंट ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है टोरिजनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जो भी फाइबर हम जब यहाँ पर स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं जिस फाइबर का, ठीक है, उसका टोरिजनल कांस्टेंट यहाँ पर C होगा, ओके। तो हम यहाँ पर ये जो C अपॉन NBA है इसको हमें कांस्टेंट पुट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। That constant is called the galvanometer constant, K equal to C upon NBA. So we get the equation I equal to K alpha. Okay, so we get the equation K equal to I alpha. तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इससे हमें कुछ क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट है और ये जो यहाँ पर जो हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है, सो दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही जो सिलेंड्रिकल, यहाँ पर सिलेंड्रिकल जो सॉफ्टवेयर कोर है उसके ऊपर जो पॉइंटर है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पॉइंटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। जैसे ये यहाँ पर आ गया तो यही अल्फ़ा है हमारा, तो हमारा अल्फ़ा भी यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया कि द ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ओके। और आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बारे में पूछ सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट C इक्वल टू NBA के बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी की। तो दो टाइप की सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। मतलब कि आप जब उसमें करंट फ्लो करवाते हो तो मतलब उसमें आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, किसी गैल्वेनोमीटर में आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, तो वहाँ पर मान लो कि उसमें 10 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सेंसिटिविटी को समझाने के लिए। मान लो पहले तो 0 पर था और आपने इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ हमारे पास यहाँ पर 10 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरा ये गैल्वेनोमीटर 1 है और एक गैल्वेनोमीटर 2 भी है कि जिसमें हमने अगेन 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया और उसमें डिफ्लेक्शन हुआ 30 डिग्री से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर नंबर 2 है, जो गैल्वेनोमीटर नंबर 2 है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा सेम करंट के लिए कंपेयर टू द 1, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। तो जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल हमने बताया 1 और 2 से, इसमें 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है सेम करंट। यहाँ पर भी करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पर भी करंट 1 एम्पियर है। तो वी कैन से दैट द वोल्टेज गैल्वेनोमीटर नंबर 2
is more sensitive than the one. ओके, सो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी होगी उसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो अल्फ़ा बाय आई की वैल्यू NBA/C होता है। ये अभी हमने देखो पहले, इसके पहले ही देखा था। ये देखो यहाँ पर अल्फ़ा बाय आई, यहाँ से निकालता हूँ मैं, ये अल्फ़ा बाय आई निकालो यहाँ से। तो अल्फ़ा बाय आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, NBA/C, NBA/C। ठीक है, तो यही हमारे हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा बाय आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर NBA/C, NBA/C। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस पर डिपेंडेंट है, N पर। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और A एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, और C क्या है, C यहाँ पर है टोरिजनल कांस्टेंट। ओके, टोरिजन कांस्टेंट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा CBSE में कि हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना है तो आप N को भी बढ़ा सकते हो, B को बढ़ा सकते हो, A को बढ़ा सकते हो, क्योंकि तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। लेकिन तीनों को ही बढ़ाने से जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, मतलब उसका जो साइज़ है वो बढ़ेगा। यहाँ पर उसका साइज़ बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम NBA में से तीनों में से अगर तीनों को इंक्रीज़ करते हैं, किसी को भी इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, या फिर मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमको बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेंगे तो ज़्यादा बड़े आपको कॉनकेव मैग्नेट यूज़ करने पड़ेंगे, लार्ज साइज़ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है तो आपको फिर से आपको साइज बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्टर है हमारा टोरिजन कांस्टेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसको डिक्रीज करने से हमारी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो और ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पर। तो जो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर यूज़ हम कर रहे हैं, अगर वो हम लो टोरिजन कांस्टेंट का यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली ही हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ C, टोरिजन कांस्टेंट। दैट्स वाई वी यूज़ द स्प्रिंग ऑफ phosphorus bronze, ये याद रखना है। Why we use the spring of phosphorus bronze? Because it has a low torsional constant, and when the torsional constant is low, then the galvanometer is more sensitive। तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड वन इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी अगेन इट इज़ द deflection produced in the galvanometer per unit voltage, sorry. Okay, so voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer per unit voltage, sorry, applied to it। तो यहाँ पर अल्फा बाई V, and we know that V equal to होता है IR, so here we put the V equal to IR। now what is the value of that alpha by I? That alpha by I equal to SI, that is equal to current sensitivity। अभी हमने पढ़ा। Okay, so now that voltage sensitivity is equal to current sensitivity divided by R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R के बराबर हो जाएगा। तो SI की वैल्यू हमें मालूम ही है, NBA/C होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो द वैल्यू ऑफ दैट करंट सेंसिटिविटी इज NBA/RC। ओके, सो दिस इज़ द करंट सेंसिटिविटी। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ जो फ्रिक्वेंटली CBSE में पूछे गए हैं। ऐसे मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को देखो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि इट हैज़ अ हाई परमिबिलिटी, द सॉफ्ट आयरन इज हैविंग अ हाई परमिटिविटी। ड्यू टू द हाई परमिबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट आयरन, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स crowd through the soft iron core
एंड इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। तो इससे क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बिकॉज द सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अभी फार्मूले में हमने देखा भी है। ओके, देन सेकेंड वन इज वाई आर पोल पीस ऑफ द गैल्वेनोमीटर मेड कॉनकेव टू प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कॉनकेव पोल प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द कॉनकेव मैग्नेट, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन what is the importance of radial magnetic field in a moving coil galvanometer? So the radial magnetic field makes the arm of the couple fixed and hence the torque on the coil is always same in all position of the coil in the magnetic field. This provide a linear current scale. एक तो ये भी जो मैंने बताया वो, और एक और रीज़न इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए कि इससे क्या होता है कि लीनियर स्केल, मतलब कि जो करंट का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है यहाँ पर, ठीक है। और एक और जो रीजन हमने बताया था कि द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ओके, नाउ सेकंड वन इज डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट तो बताने की ज़रूरत नहीं, मैं नीचे वाला पार्ट आपको समझा देता हूँ कि अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो क्या उससे उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि देखो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंडेंट है, NBA/K पर। वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंडेंट है, NBA/KR पर। यहाँ पर K का मतलब तो ओरिजिनल कांस्टेंट है, ठीक है, वहाँ पर C था, यहाँ पर K है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अलग अलग उसमें अलग अलग कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही है यहाँ पर। तो लेकिन ये देखो, अगर मान लो मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर हम क्या करें, हम जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, उससे करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब जैसे इफ़ द करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, द रेजिस्टेंस R विल आल्सो इंक्रीजेस, सो द वोल्टेज सेंसिटिविटी माइट नॉट इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि द वोल्टेज सेंसिटिविटी माइट नॉट इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ गैल्वेनोमीटर। फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन में डायग्राम। ये डायग्राम NCERT से ही लिया हुआ है, तो NCERT का डायग्राम है, ठीक है। इसको एक बार आप बना के देख लेना कॉपी में अपनी। देन उसके जो भी हम कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट हमको लिखना है यहाँ पर। और ये एनिमेशन आपको हमने बताया ही था 3D में, जिससे आपको इजीली उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए। फर्स्ट स्प्रिंग कहाँ लगा होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सॉफ्ट आयरन कोर कहाँ लगा हुआ है, सब आपने बताया था। देन थ्योरी में हमने ये प्रूफ किया कि द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब करंट बढ़ाने से एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को भी डिफाइन किया। देन हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन किया, और कुछ सिंपल से यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम अगले लेक्चर्स में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे।